नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग 11th क्लास की आरोह भाग 1 की कुछ ऐसी कविताएं व्याख्या समेत करेंगे जिनसे प्रश्न बनने की उम्मीद है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास में पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है वे आँखें, उसको देखेंगे। ठीक है, उससे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। वैसे तो सबने पढ़ रखा है। उनका जन्म कब हुआ था? 1900 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसौनी जिला अल्मोड़ा में हुआ था। और उनका मूल नाम पूछा जाए तो गोसाई दत्त। ठीक है, प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, जोगवाणी, ग्राम्य, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा लोकायतन। पुरस्कार कौन कौन से मिले थे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण भी मिला है। और 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। शायवाद के ये 4 स्तंभों में से एक कवि हैं, प्रकृति के चितेरे कवि हैं। ठीक है, और हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने वाले पंत जी हैं। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कौसानी के गांव में हुई थी तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। ठीक है, युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में छोड़ दी। तो कौन से आंदोलन से प्रभावित होकर छोड़ी पढ़ाई? असहयोग आंदोलन। ठीक है, एक एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करने लगे थे। ठीक है, प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में शायवादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा है। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें लिखी। मतलब कि जो शुरुआती कविताएं थी शायवाद से जुड़ी हुई थी, शायवादी कविताएं थी। जो ताज कविता स्पेशल पूछ ली जाए, ताज कविता और वे आंखें, ये कविताएं थी प्रगतिशील कविताएं। ठीक है, उसके बाद इतने पॉइंट थे इसके जो मेन थे। ठीक है, आगे हम कविता को देखते हैं। कविता है वे आंखें। वे आंखें, सुमित्रा नंदन पंत। अंधकार की गुफा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव। तो इस कविता में कवि ने एक किसान की, शोषित किसान की पीड़ा का वर्णन किया है कि किस प्रकार से किसान का शोषण किया जाता है और समाज भी उसकी इस हालत को देख के किनारा कर लेता है। समाज भी उसके लिए कुछ नहीं करता। अंधकार की गुफा सरीखी मतलब कि किसान की जो पीड़ा है वो इस तरीके से है जिस तरीके से कोई अंधेरी गुफा होती है। जिस तरीके से अंधेरी गुफा का जो अंधकार होता है कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त होने का नाम नहीं लेता, आगे तक अंधेरा ही अंधेरा होता है। उसी प्रकार से जो किसान के आँखों की पीड़ा है, दर्द है, वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। उसकी आँखों में बहुत पीड़ा है, दर्द है, क्योंकि उसकी जो हालत है बहुत ही दयनीय है। भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। ठीक है, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज संसार कगार, सदृश्य वह खिसका। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो मतलब है वो ये है कि आपसे कविता के बीच में से कोई पंक्ति आ जाए तो फटाफट से आप आंसर कर पाओ कि ये किस कविता की पंक्ति है और इसमें कवि ने क्या कहा है, किस बारे में। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बता देना। कल टाइम निकाल के मैं पूरी काव्य को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, वह स्वाधीन किसान रहा मतलब कि किसान स्वाधीन हो गया, स्वतंत्रता मिल गई है हमें 1947 में। फिर भी जो किसान है वो आज भी क्या है? गुलाम है, पराधीन ही है, क्योंकि उसकी जो व्यथा ही ऐसी है कि उस पर कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता। वो मतलब दिन ब दिन उसकी जो हालत है दयनीय होती जा रही है। अभिमान भरा आंखों में, उसको ये तो है कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन उसकी जो हालत है उसमें कोई भी सुधार नहीं आया है और संसार उसकी ये हालत देख के किनारा करके उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। खेत मतलब कि किसान के जो खेत होते हैं उसमें किसान की जान बसती है। ठीक है, जब वो लहराते खेतों को देखता है तो उसकी मतलब आंखों में रोशनी आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। अपने खेत के लहराते पत्तों से उसका जीवन खुशहाल हो जाता था, खुशियों से भर जाता था। ठीक है, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। तो ये पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसान का जवान पुत्र मार दिया जाता है, किसके द्वारा? कारकुनों की, महाजन के कारकुन मतलब उसके आदमी होते हैं, उसकी लाठियों से। क्यों? क्योंकि महाजन का किसान ने कर्ज देना है और जब उसके खेतों को हथियाने की कोशिश की गई, किसान की यही व्यथा है, तो जो जवान खून है वो सामने आएगा। तो उन्होंने
कारकुनों ने क्या कर दिया, जवान बेटे की लाठियाँ मार मार के हत्या कर दी। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि किसान के किस बेटे की हत्या हुई, जवान बेटे की, किसने की, महाजन के कारकुनों ने। ठीक है, उसके बाद बिका दिया घर द्वार महाजन ने, नए ब्याज की कौड़ी छोड़ी। तो महाजन ने क्या किया, किसान का घर द्वार सब कुछ बिकवा दिया। क्यों बिकवा दिया, क्योंकि महाजन से कर्ज लिया था और अपने ब्याज की एक कौड़ी वसूल करने के लिए महाजन ने किसान का घर भी बिकवा दिया। रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई वर्दों की जोड़ी। तो बार बार किसान की आंखों में एक पीड़ा है, करुणा है। क्यों है, क्योंकि उसके प्रिय बैलों की जोड़ी थी वो भी बिक गई। क्यों बिक गई, महाजन का कर्ज देने के लिए, महाजन का ब्याज लौटाने के लिए। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आती थी, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। तो आगे उसकी बात कर रहे हैं गाय की, कि किसान को गाय बहुत प्रिय होती है, जैसे गोदान में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो किसान की गाय थी बहुत प्रिय थी किसान को, वो किसान खुद के सिवा, मतलब किसान के खुद के सिवा किसी दूसरे से दूध भी नहीं निकलवाती थी, वो भी बिक गई महाजन का कर्ज उतारने के लिए। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। तो उसके आंखों में सिर्फ एक याद रह गई, एक स्मृति रह गई, किसकी, उसके सुखी जीवन की, जब उसके पास खेत थे, लहलाते थे, उसका जवान बेटा उसके पास था। ठीक है, उसके बैल उसके पास थे, उसकी गाय उसके पास थी। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दुध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। तो ध्यान रखना है, बिना दवा दर्पण के, घरनी मतलब उसकी घरवाली, उसकी पत्नी किसान की घरवाली, जब उसकी स्थिति इतनी मतलब आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, दवा दारू के लिए भी पैसे नहीं बचे, तो उसकी जो पत्नी थी बीमार थी, दवा के बिना ही स्वर्ग सिधार गई, इस संसार को छोड़ के चली गई। जब उसकी पत्नी मर गई तो उस समय उसकी एक छोटी सी बेटी थी जो अपनी माँ का दूध पीती थी। ठीक है, लेकिन जब माँ मर गई तो बिना दूध के वो दूधमुही बेटी भी उसकी मर गई। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। ठीक है, कितने दिन बाद मर गई, 2 दिन बाद किसान की बेटी भी मर गई, किसान का जवान बेटा मर गया, पत्नी मर गई, बेटी मर गई, बैल बिक गए, गाय बिक गई। तो उसकी हालत कैसी होगी, दयनीय होगी ना, बहुत मतलब पीड़ा होगी उसे, दर्द होगा, दुख होगा। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो आगे कवि क्या कहता है कि जब किसान का जवान बेटा मर गया तो उसकी जो बहू थी वो क्या हो गई, विधवा हो गई। वैसे कहा जाता है कि जो बहू बेटियां होती है घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन जब उसका पति मर जाता है तो हमारे समाज में उसके साथ अत्याचार किया जाता है, उसे अपने पति को खाने वाली डायन, घातिन, मतलब इस तरीके से कहकर पुकारा जाता है। तो यही हुआ किसान की विधवा बहू के साथ, पतोहू के साथ, मतलब उसका पति मर गया तो उसको क्या कहने लगे, पति घातिन, डायन बन गई वो, इस कविता के अनुसार। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। फिर क्या होता है कि कोतवाल के लिए ने कोई न्याय तो क्या करना था किसान के साथ, किसान न्याय के लिए वहाँ गया, लेकिन किसान की जो कोतवाल की गंदी दृष्टि उसकी जवान बेटे की जो पत्नी थी, किसान की बहू थी, उस पर पड़ी और उसने अपनी आबरू बचाने के लिए कुएं में डूबकर जान दे दी। ठीक है, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। तो आगे किसान क्या कहता है, किसान की स्टोरी है, एक कहानी की तरह है इस कविता में, और इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। तो यहाँ किसान क्या कह रहा है, आगे कवि क्या कह रहा है कि हमारे समाज में पत्नी को तो पैरों की जूती समझा जाता है, जिस प्रकार से एक जूती नहीं रहती तो हम दूसरी खरीद लेते हैं, उसी तरीके से अगर मेरी पत्नी की बात होती तो मैं एक मर गई तो दूसरी शादी करके ले आता, लेकिन क्या करूँ कि मेरे जो जवान बेटे की बहू विधवा बैठी है उसके कारण मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, उसका दुख मुझे लिए बैठा है और उसको देख के मेरे छाती पे सांप लौटते हैं, छाती फटती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो फिर आगे कवि क्या कहता है कि किसान जब अपने खुशहाल जीवन के बारे में सोचता है तो कुछ क्षण के लिए उसकी आंखों में क्या चमक आ जाती है कि उसका जीवन कैसे मतलब हरा भरा था, उसके खेत हरे भरे थे, उसका जीवन खुशहाल था, पूरा भरा परिवार था, उसके बैल थे, उसकी गाय थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसे ध्यान आता है कि ये तो सिर्फ उसकी एक याद है,
तो फिर क्या हो जाता है, फिर वह उसी पीड़ा दर्द में चला जाता है और उसकी आंखों में वही पीड़ा रूपी अंधकार छा जाता है। ठीक है, तो जो उसका मतलब वर्तमान है वो तीखी नोक की तरह उसके हृदय में चुभता है, मतलब दुखदाई बन जाता है। तो ये थी वे आंखें कविता। उम्मीद है इस कविता से अगर कोई पंक्ति या प्रश्न आता है तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। ठीक है, आगे है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनका जन्म हुआ था 1913 में टिगरिया गांव होशंगाबाद, टिगरिया गांव होशंगाबाद 1913 में। रचनाएं कौन कौन सी है, सतबुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश चकित है, दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इंद न मम आदि, इंद न मम आदि। ठीक है, प्रमुख सम्मान मिले हैं, साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत। तो मृत्यु इनकी हुई थी 1985 में। ठीक है, टिगरिया गांव याद रखना है, थोड़ा अजीब सा है, मिक्स मैच मत कर देना। 1913 में टिगरिया गांव। भाई आप सब बुद्धिजीवी हो सकता है मेरे से बहुत अच्छी व्याख्या आप लोग कर पाएँ, लेकिन मेरा जो मकसद है, जो बच्चे मतलब एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा या किसी मतलब रिवीजन वगैरह नहीं हुई, तो मैं सोचती हूँ कि एक बार आंखों के सामने से गुजर जाए सब चीज़ें, ताकि पेपर में आपको आसानी से आंसर आ जाए। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद। तो सहजता के कवि कहे जाते हैं भवानी प्रसाद। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी रही थी उनमें से प्रमुख थे भवानी प्रसाद मिश्र। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वडम्य के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और हिंदी गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। तो गांधी जी और कविता के बीच सेतु का काम करने वाले थे भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए उन्हें कविता का गांधी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से बन सकते हैं, कविता का गांधी कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विनाश को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का ही एक अंग हो। तो आगे इसमें इतना कुछ नहीं है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा, सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। तो ये जो कविता है घर की याद, कवि ने कारावास में बैठे हुए लिखी है, ये भी आपने अच्छे से याद रखनी है। तो कविता में है क्या, काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब कि याद रखने वाली हैं, जिसने नहीं पढ़ी पूर्ण रूप से कविता। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। तो कवि बारिश का समय है, वर्षा हो रही है, कवि बैठा है कारागास में और उसे अपने घर की याद आई। घर की याद कैसे आई, जैसे जैसे पानी बरसा तो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने अपना घर तरने लगा, पानी बरसने लगा, पानी इकट्ठा होता है तो पानी में जो जैसे चीज़ें तरती हैं, लेकिन उसी तरीके से भवानी प्रसाद मिश्र जी की आंखों में अपना घर तरने लगा, घर की याद आने लगी। रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा, तो उसका जो मन है वो मतलब अपने घर की यादों से घिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है। तो आगे कवि कहता है कि पानी बहुत गिर रहा है, जैसे जैसे पानी बरसता है उसे घर की याद आ रही है। घर बहुत ही मुझसे दूर है क्योंकि वो जेल में बैठे हैं, तो गांधी जी के साथ आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको जेल हुई है, जेल में बैठे हैं। घर में क्या होती हैं, घर में खुशियाँ होती हैं, खुशियों से भरा घर उसे याद आने लगा है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। तो घर में 4 भाई, ये प्रश्न बनते हैं कि कितने भाई थे कवि के, 4 भाई थे, पांचवा भवानी प्रसाद मिश्र था और 4 ही बहनें थी कवि की। ठीक है, ये भी याद रखना है, 4 भाई 4 बहनें, 2 माता पिता, 1 कवि। तो टोटल कितने हो गए ये, 8 3 11 उसके सदस्य थे परिवार के। ठीक है, बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। जो शादी के बाद लड़कियां कुछ दिन के लिए सुख के दिन बिताने मायके में आती हैं, तो जब
कवि की बहन आती है मायके में। जैसे उसे पता चलता है कि उसका 5वां भाई भवानी प्रसाद मिश्र घर में नहीं है, जेल में है, तो क्या घर में दुख का माहौल हो जाता है। सभी को मतलब कि सभी का मन दुखी हो जाता है। जब बहन भाई को याद करके दुखी होती है तो परिवार के बाकी सदस्य भी दुखी हो जाते हैं। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा बाई प्यार बहनें। तो आगे कवि कहता है कि घर में ऐसे मौके बहुत कम ही आते हैं कि जब घर के पूरे सदस्य साथ मिलकर बैठे हों। घर में बहन आई है तो मतलब सारे परिवार के मेंबर साथ इकट्ठे बैठे हैं। 4 भाई 4 बहनें, जो भाई होते हैं वो क्या होते हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा बाई प्यार बहनें। तो भाई तो रक्षा करने वाली भुजाओं के समान होते हैं और जो बहनें होती हैं वो भैया की कलाई पर बंधे प्यार के समान होती हैं। ठीक है, आगे कवि कहता है कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, तो कवि की माँ कैसी थी, अनपढ़ थी, निरक्षर थी। दुख में वह गड़ी मेरी माँ की, जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो आगे कवि कहता है कि जो मेरी माता श्री हैं वो बिना पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन मेरे जेल में जाने के कारण मैं दुख में दुखी हैं, बहुत दुखी हैं मेरी याद में। माँ की जिसकी गोद में, माँ की गोद ऐसी होती है कि जिस पर हम सिर रख लेते हैं तो सारे दुख कुछ क्षण के लिए हम लोग भूल जाते हैं। माँ ऐसी ही होती है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। कि माँ की जो स्नेह धारा है, माँ का जो प्यार है, जहाँ तक जेल में यहाँ तक मेरे पास पहुँच रहा है, माँ इतना प्यार करती है अपने बच्चों से, माँ का स्नेह ऐसा होता है। लेकिन बात ये है कि मेरी माता अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं तो उसका कोई ना कोई पत्र आता मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए, मेरी राजी खुशी के बारे में जानने के लिए एक पत्र आता, लेकिन वो पत्र लिख नहीं पाती, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। ठीक है, इसीलिए कवि की माँ ने कोई पत्र अपने बेटे की सुख शांति के लिए पूछने के लिए कोई पत्र नहीं भेजा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। तो मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं जिनको जो मतलब कि उनकी उम्र चाहे कितनी भी है, बुजुर्ग हैं, लेकिन उनका जो मतलब स्वस्थ है, शरीर है उनका जवानों जैसा है। उन्हें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि वो बूढ़े हो गए, उनमें इतना अब भी जोश है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मतलब अभी भी दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, खिलखिलाते, मतलब उनको क्या है, बुढ़ापे का अनुभव नहीं हुआ, जवानों जैसा उनका जो व्यवहार है, जो जवानों जैसा अभी भी महसूस करते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। तो पिताजी कैसे हैं, अभी भी जवान दिखते हैं, वो बुढ़ापा उनको नहीं आया है। वो ऐसे हैं कि मौत से भी नहीं डरते और ना ही शेर से डरते हैं, मतलब कि निडर हैं, बहुत ही निडर स्वभाव के हैं। अभी भी उन जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरजते हों। वो कोई भी काम अपना आसानी से कर सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। तो फिर अपने पिताजी के बारे में बताते हैं। घर की याद आई है, घर की याद आई तो घर में क्या है, परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, और परिवार के एक एक सदस्य को कवि याद कर रहा है कि कौन क्या कर रहा होगा, कौन कैसा है, तो वो सारी चीज़ें इस कविता में दी हुई हैं। तो उनके जो पिताजी हैं उनका नित्यनेम क्या था, कभी घर से ही आया तो उनको पता है कि अब पिताजी क्या कर रहे होंगे, अब क्या कर रहे होंगे। तो सुबह सुबह पिता का क्या काम है, गीता पाठ करते हैं। ठीक है, गीता पाठ, स्नान करते हैं, उसके बाद गीता पाठ करते हैं। गीता पाठ करने के बाद नीचे आते हैं, 260 दंड बैठक लगाते हैं, 260 ये याद रखना है। ठीक है, 260 दंड बैठक लगाते हैं। फिर मुगदर जो एक व्यायाम करने वाला वो नहीं होता, क्या उसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे हिला के व्यायाम किया जाता है, तो वो हिलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब पूरा व्यायाम वगैरह करते हैं। पिताजी स्वस्थ हैं, वो गीता पाठ भी करते हैं, मतलब कि वो क्या है, प्रभु क्या कहा जाता है उसको, प्रभु की भक्ति करते हैं। ठीक है, आगे कभी कहता है कि जब के नीचे आए होंगे, नैन जल से शाये होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तो आगे कभी क्या कहते हैं कि अपना ये सारा काम करके जब पिताजी नीचे आए होंगे तो उनको क्या आई होगी, कवि की याद आई होगी कि मेरा जो पुत्र है वो नहीं है, वो जेल में है, मैं हमारे घर में नहीं है, इसलिए वो दुखी हो गए होंगे। दुखी हो गए होंगे तो उनकी आंखों से पानी छलका होगा, मतलब कि आंसू गिरने लगे होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, जैसे जैसे बारिश हो रही है, कवि को अपने घर की याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा बाई प्यार बहनें, खेलते जा खड़े होंगे, नज़र उनको
पड़े होंगे। जैसे ही पिताजी नीचे आए होंगे तो उनको अपने 8 बच्चे दिखाई दिए होंगे, लेकिन जो 9वां है कवि है वो दिखाई नहीं दिया होगा। तो ये क्या है, उनके पिताजी के लिए एक दुख का कारण है। पिताजी इससे दुखी हो गए होंगे और रोने लग गए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। तो अब पिताजी कैसे हैं, जिनको अभी तक बुढ़ापा अनुभव नहीं हुआ। बच्चों के दुखी मतलब माता पिता को बूढ़ा करते हैं, तो अभी तक उनको बुढ़ापे का कोई एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही कवि को याद किया तो वो रोने लग गए। मतलब उन्हें अपना 5वां पुत्र याद आ गया। ठीक है। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहें। तो आगे कवि अपने बारे में बताता है कि मुझे मेरे पिताजी बहुत प्यार करते थे। वो कहा करते थे कि जो मेरे 4 पुत्र हैं वो तो सोना है, 4 पुत्र हैं वो सोना है, लेकिन जो 5वां पुत्र कवि है वो सोने पे सुहागा है। ठीक है। सोने पे सुहागा किसे कहा, कवि को कहा कवि के पिताजी ने। पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहें, मतलब मेरे से मेरे पिताजी बहुत प्यार करते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। तो पिताजी को आज उनके जो 4 बेटे हैं वो भी मतलब अच्छे नहीं लगे होंगे, स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि जो सोने पे सुहागा है 5वां बेटा नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, और मैं तो अभागा हूँ जो अपने परिवार से दूर, अपने परिवारजनों से दूर, अपने भाइयों से दूर, बहनों से दूर, माता पिता से दूर जेल में बैठा हुआ हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो फिर माता जी ने आके उसे सांत्वना दी होगी कि हमारा बेटा अच्छा है, जेल में अच्छा खा पी रहा है, मौज कर रहा है, आप क्यों दुखी हो रहे हो, अच्छे ही तो काम कर रहा है, देश के लिए गया है, स्वाधीनता आंदोलन के लिए वो जेल में गया है, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, जह तुम्हारी लेखी है। तो फिर माता जी आगे समझाती हुई कहती हैं पिता को कि वह तुम्हारा मन समझ वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, कि कवि जो है वो अपने पिता के दिखाए हुए रास्ते पर ही चला है, उनके निर्देशानुसार ही उन्होंने कार्य किया है कि वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहा है, देश के लिए कुछ कर रहा है, देश के लिए त्याग बलिदान कर रहा है। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लिखी है, मतलब तुम्हारी दी हुई शिक्षा ही है जिसके लिए वो जेल गया है, अपने देश के लिए कुछ कर रहा है। पाम जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। फिर आगे माता जी क्या कहती हैं कि अगर वो इस आपने जो मतलब उसे शिक्षा दी है, इस राह से अपने कदमों को पीछे खींच लेता तो वो क्या करता, मेरे ही कोख को लाज लगाता। मतलब कि हमारे लिए ये शर्म की बात थी कि हमारा बेटा पीछे हटता। इस तरह तुम मतलब कच्चे मत हो, रो मत, अपने मन को दृढ़ करो। ठीक है। और अगर आप इस तरीके से मतलब अपना साहस छोड़ेंगे, दुखी होएंगे, तो दूसरे बच्चे आपको देखकर वो भी दुखी हो जाएंगे। ठीक है। आगे कवि कहता कि पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। फिर पिताजी ने, जब माता ने उन्हें कहा कि मत रोइए, तो पिताजी ने कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो नहीं रो रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही हूँ, मतलब नहीं रो रहा हूँ, कहाँ मैं रोता रहा हूँ, धीर में खोता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छी बात है, वो जेल गया है, देश के लिए कुछ कर रहा है, तो मतलब गर्व की बात है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बे न बरसे, 5वें को बे न तरसे। फिर आगे कभी सावन को संबोधित करते हुए कहता है, कौन से ऋतु का वर्णन हुआ है, सावन का हुआ है। सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सावन, तुम बरसते रहो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से अश्रु धारा नहीं बहनी चाहिए, आंसू नहीं बरसने चाहिए। तुम बरस लो बे न बरसे, 5वें को बे न तरसे, मतलब ऐसा कुछ करो कि वो 5वें अपने पुत्र के लिए ना तरसें, ना रोएं, दुखी ना हों। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं है बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। तो आगे कवि कहता है कि मैं तो यहाँ पर मज़े में हूँ, बस यही दुख है कि मैं घर में नहीं हूँ, घर मुझसे दूर है, यही मेरे लिए दुख की बात है। वैसे मैं मज़े में हूँ, अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं बिल्कुल मज़े में हूँ, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो सच्चाई है, मैं सच्चाई छुपा रहा हूँ। सच्चाई तो ये है कि कभी जेल में कौन सुखी होता है, कभी दुखी है। मतलब कि जो अंग्रेज हैं, जो अंग्रेज़ सरकार है, यातनाएँ भी देती हैं, दुखी है।
और ऐसा नहीं, घर का माहौल तो थोड़ी मिलता है कारावास में, ठीक है, दुखी है। लेकिन सावन से कह रहा है कि ये सत्य है, मैं सत्य छुपा रहा हूँ। तुम मत बता देना, तुम मेरी सच्चाई मत बता देना कि मैं जेल में दुखी हूँ। तुमने क्या कहना, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। तुम ये सच्चाई जाके मेरे माता पिता को नहीं बताओगे। तुम ये नहीं बताओगे कि मैं दुखी हूँ, तुम ये बताओगे कि मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, लिख पढ़ रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ जेल में। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कह रहना, शौक कहना। आगे कहना कि मैं तो अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ, जो काम मतलब गांधी जी ने बताए हैं वह काम कर रहा हूँ। कभी क्या करता था, जेल में बैठा भी चरखा काट रहा था, ठीक है। अच्छा काम कर रहा हूँ, नाम करता हूँ, कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना, कि तुम लोग दुखी मत हो, मैं अच्छा हूँ, बस ठीक ठाक हूँ। फिर आगे कभी कहता है कि और कहना, मस्त हूँ मैं काटने में व्यस्त हूँ मैं, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। तो आगे कभी कहता है कि मेरे माता पिता को जाके, मेरे परिवार वालों को जाके, हे सावन तुम ये कहना कि मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, 70 किलो मेरा वजन हो गया, अच्छे से भोजन करता हूँ, खूब भोजन करता हूँ, खूब अच्छा भोजन मुझे मिलता है, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यौन कहना अस्त हूँ, ठीक है। आगे कभी कहता है कि मैं खेलता कूदता हूँ, मतलब खुशी से रह रहा हूँ। कुल मिला के ये कहना कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, खुशी से रह रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई दुख मुझे नहीं है, बिल्कुल मस्त हूँ मैं। लेकिन ये मत कहना कि मैं तो जैसे सूर्यास्त हो जाता है ऐसे हो गया हूँ, मतलब मेरा शरीर भी स्वस्थ भी अच्छा नहीं रहा, मेरा मन भी नहीं लगता, मैं दुखी हूँ, ये चीज़ें ना जाके कहना। हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। आगे कभी कहता है कि जो तुम देख रहे हो, सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि जो तुम देख रहे हो वो सब मत बता देना, सच्चाई मत बता देना, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वही बताना, जो चीज़ें मैं तुमको बोल रहा हूँ वो जाके बताना कि मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा खाता पीता हूँ, 70 किलो वजन हो गया। ये मत बता देना कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी हालत ख़राब है, जेल में मैं दुखी रहता हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, ये चीज़ें मत बोलना, ठीक है। कहने देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ। आगे यहाँ के जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। मेरी ये हालत हो गई अब तो कि मैं आदमी से भी डरने लग गया हूँ। ये सारी चीज़ें तुम जाके मेरे परिवार वालों को मत बताना। कहने देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना सॉरी, उन्हें कोई शक न देना। और ये जो मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए कह रहा हूँ, बड़ी सावधानी से, चालाकी से बताना, कुछ ऐसी चीज़ मत बक देना कि मेरे घर वालों को शक हो जाए कि सावन झूठ बोल रहा है, भवानी सच में मतलब स्वस्थ ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना कह देना। कभी कहता है कि जो मैं बातें बता रहा हूँ वही तुम जाके मेरे माता पिता को बताओगे, उन्हें कोई शक ना हो जाए कि सावन झूठ बोल रहा है। हे सजीले हरे सावन के मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे, ठीक है। तो आगे फिर कभी कह रहा है कि हे सजीले सावन, पुण्य पावन तुम हो, तुम बरसते रहो, खूब बरसते रहो, लेकिन ऐसा कुछ ना कर देना कि मेरे माता पिता भी बरसने लगे, उनके आँखों से अश्रुधारा बहने लगे, वो पाँचवें पुत्र के लिए तरसने लगे। तो आगे बस यही है, कवि ने सावन के माध्यम से अपने माता पिता को संदेश भेज दिया है कि मैं यहाँ पर बैठा स्वस्थ हूँ, ठीक है। तो आज के लिए ये लंबी सारी कविता थी और काफ़ी सारी इसमें बातें थी। यही सही है अब तक के लिए। अगर कोई फ़ायदा हुआ तो आपने कमेंट में ये लिखना है कि आगे करवाऊँ, तो फिर मैं सुबह सुबह मतलब जो जो मेन पोइम में है उसको पढ़ा दूँगी, कविताएँ हैं, ठीक है। जो जो कविताएँ हैं वो मैं पढ़ा दूँगी, आपको व्याख्या ध्यान में आ जाएगी, प्रश्न आया तो कर पाओगे, ठीक है। मेरी तो यही बस कोशिश है कि आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब खाने वाने का टाइम हो गया, ठीक है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।